ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, ये आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास है और आज आपकी है क्लास नंबर 6। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के या गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। इससे पहले की 5 वीडियोस में आपने सीखा है मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति कैसी रही, उसके शासन काल कैसा रहा, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए मौर्य काल में, और उसके जस्ट बाद में हमने डिस्कस किया गुप्त काल की सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक सभी स्थितियों के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, ये सभी चीजें हम इससे पहली 5 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज आपकी क्लास नंबर 6 है और आज आप पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। और हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ेंगे। उसके देन जस्ट बाद में हम करेंगे MCQ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में सेट्स लगाया करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपके एग्जाम से पहले बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ ओवरव्यू ले लेते हैं कि गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे, उनका समय काल क्या था। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद एक एक कर इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले बात की कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की या गुप्त काल की स्थापना की थी। 240 से 280 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। उसके बाद कौन से जो है शासक आते हैं, उनका नाम है घटोत्कच। इन्होंने 280 से 319 ईस्वी तक अपना शासन किया। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक जो है इनका शासन चला। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। इन्होंने 335 से 375 ईस्वी तक जो है शासन किया। और उसके बाद आते हैं रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, और सबसे लास्ट में आते हैं विष्णुगुप्त। ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए था कि कौन कौन से शासक हुए। अब इनमें से जो जो प्रमुख है, जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं चीज़ों को मैनेजेबल बना करके चलना है। तो आपने देख लिया इनकी सीरीज, पहले श्रीगुप्त आते हैं, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, देन समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, फिर कुमारगुप्त और लास्ट में आते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, ध्यान से सुना आपने। अब चलिए एक एक कर इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीगुप्त के बारे में। तो इनका शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। पूना स्थित ताम्रपत्र में इनका उल्लेख आदिराज के रूप में मिलता है, यानी इनको आदिराज के नाम से जाना जाता है। और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और ये बात आप पहली क्लास में जान चुके हैं कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। इति सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें उसने 24 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है, तो कौन से किसके शासनकाल में हुई ये घटना, किसने दिए 24 गांव दान में? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ने, इन्होंने 24 गांव दान में दे दिए थे मंदिर बनाने के लिए। इनका शासनकाल 280 तक रहा। इतनी ही महत्वपूर्ण बातें इनके शासनकाल से निकल करके आती है। जिसके बारे में ज़्यादा होगी उनके बारे में बात करेंगे, इनकी इतनी ही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं घटोत्कच गुप्त। इनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक चला और इनकी उपाधि इनको मिली महाराज की। रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख में इनको प्रथम शासक बताया गया है। यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि इतिहासकार इतने सारे हुए हैं तो सबके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। कोई श्रीगुप्त को बताता है सब शासक, कोई बताता है घटोत्कच को, लेकिन जो माननीय है वो ये है कि श्रीगुप्त ही प्रथम शासक थे। ठीक है,
तो इनके बारे में इतना ही है और ज़्यादा कुछ चर्चा इनके बारे में करनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनके शासनकाल में काफ़ी सारी अच्छी बातें हुई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको जानेंगे। इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक चला और इनको उपाधि मिली थी महाराजा धीराज की। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था 319 से 335 ईस्वी तक और इनको उपाधि मिली थी महाराजा धीराज की। ठीक है गाइज, और गुप्त वंश के जो प्रथम प्रसिद्ध शासक हुए वो यही थे, यानी सबसे पहले इन्हें ही प्रसिद्धि मिली थी। गुप्त वंश के जितने शासक हुए उनमें सबसे पहले प्रसिद्धि मिली थी चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी राजकुमारी का नाम क्या था? राजकुमारी कुमार देवी था। इनकी प्रथम पत्नी थी, उनका नाम था राजकुमारी कुमार देवी। इसने सबसे पहले रजत मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया, यानी जो चांदी की मुद्राएं हैं वो इन्हीं के शासनकाल में शुरुआत हुई उनकी, चंद्रगुप्त प्रथम के। ठीक है, इन्होंने ही इनका प्रचलन शुरू किया था चांदी की मुद्राओं का या सिक्कों का। और गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। गुप्त संवत, ये आपसे जो है पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में 319 ईस्वी में। ठीक है गाइज, और क्या बातें हैं देखते हैं। आगे इनके बाद आता है समुद्रगुप्त का शासनकाल। ये खासे महत्वपूर्ण हुए हैं इतिहास में आपके समुद्रगुप्त। इनके बारे में जानते हैं। इनका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक रहा और उपाधि मिली इनको पराक्रमांक की। ठीक है, इनको उपाधि मिली पराक्रमांक की। और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, इस पर स्टार लगाइए, कुछ भी करिए, पर आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। तो और एक और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने उनको ये उपाधि दी थी, तो ये उपाधि दी थी वही ए स्मिथ ने। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, वही ए स्मिथ ने उन्हें समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी थी? नेपोलियन की। ठीक है, इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन उपाधि दी थी। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। हरिशेन इनके दरबारी कवि थे। ये भी पूछा जाता है कि इनके दरबारी कवि या फिर हरिशेन किसके दरबारी कवि थे, तो ये किसके थे? चंद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार अधिक तेजी से हुआ। समुद्रगुप्त द्वारा विभाजित क्षेत्र जो है 5 भागों में बांटा गया था, यानी जिस पर भी इन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था उसको 5 हिस्सों में इन्होंने बांटा हुआ था। इनका जो है पहला हिस्सा था गंगा जमुना दोआब के शासक, जिन्हें पराजित कर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पहला युद्ध हुआ था इनका किसके साथ? दोआब के शासक के साथ, जिसमें क्या हुआ, इन्होंने उसको पराजित करके उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो पहला हिस्सा इनके साम्राज्य का वही था। दूसरा था पूर्वी हिमालय। इसके राज्य जैसे नेपाल, असम, बंगाल, इन पर भी इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था वहाँ के शासकों को हरा करके। तीसरा हिस्सा था आटविक राज्य, जो जंगली क्षेत्र में पड़ता था, जो विंध्य क्षेत्र में भी पड़ता था। ठीक है, और चौथा राज्य इनके साम्राज्य का चौथा हिस्सा पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 12 शासकों को पराजित करके इन्होंने उस पर विजय प्राप्त की थी, वहाँ था। श्रीलंका के राजा ने गया में बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत इन्हीं के समय काल में भेजा था। ठीक है, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। इनके सिक्के में अश्वमेघ और व्यगराज अंकित होता था। और दोस्तों एक और अच्छी बात है इनके शासनकाल से निकल कर आती है कि इन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, यानी 100 युद्ध पर विजय पाने वाले ये भारत के नेपोलियन इन्हें कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि इन्होंने लगातार 100 युद्धों में क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इनके काम को देख करके। ठीक है, इनके पराक्रमी जीवन को देखते हुए। क्लियर है गाइस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उनके बाद शासनकाल आया चंद्रगुप्त द्वितीय का।
ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल रहा 380 से 412 ईस्वी तक। उपाधि इनको मिली विक्रमादित्य की। ये भी अपने आप में खासे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी। आपको 4 ऑप्शन देंगे, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, इस तरीके से। तो आपको क्या चुनना है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया था, जो मध्य भारत का शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। यानी रजत मुद्राओं का किसके काल में शुरू हुआ प्रचलन? ये हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है गाइस। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान थे। तो कालिदास किसके शासनकाल में या फिर किसके दरबार में रहते थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन स्थित इनके दरबार में रहते। अब इनके बाद बारी आती है, जो अगले शासक आते हैं वे है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त जो प्रथम है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र है। ठीक है, ये इनके उत्तराधिकारी ही इनके बाद बने। कुमारगुप्त के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय इनके उत्तराधिकारी रहे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक चला और इनको उपाधि दी गई महेंद्र आदित्य की और श्री महेंद्र की उपाधि इनको दी गई। ठीक है, महेंद्र आदित्य और श्री महेंद्र आदित्य और श्री महेंद्र की उपाधि इनको दी गई। उसके बाद इनके शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ कुमारगुप्त प्रथम के। इन्होंने अश्वमेध नामक जो है यज्ञ करवाया और अश्वमेध नाम से ही इन्होंने मुद्राएं शुरू की। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और विश्वविद्यालय में समय देखने के लिए जल घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके शासनकाल से 3 बड़ी बातें निकल कर के आती है। पहली है इनको उपाधि मिली थी श्री महेंद्र की और महेंद्र आदित्य की। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनके शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है एग्जाम में। और तीसरी बात क्या निकल कर आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके शासनकाल में कराई गई थी। ठीक है गाइस, समझ आया आपको? और जिसमें क्या होता था, टाइम देखने के लिए जो है जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इनके शासनकाल से अच्छी बातें निकल करके आती है, ज़रूरी बातें निकल करके आती है, उनको देखते हैं। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 18 है। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख इन्होंने ही बनवाए थे। गुप्तकालीन सबसे बड़ा स्वर्ण मुद्रा भंडार जो कि बयाना मुद्रा भंडार, जिसका नाम है, राजस्थान में प्राप्त हुआ, जिनकी संख्या है 623। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार जो है इनके शासनकाल के दौरान से ही मिलता है। गुप्तकालीन मयूर शैली की मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन मयूर शैली की मुद्राएं कुमारगुप्त के एंटी समय में पुष्यमित्र नामक जाति के ने आक्रमण किया था। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के आंतरिक अभिलेख में मिलता है। अभिलेख क्या होता है दोस्तों? इनमें प्राचीन समय की जानकारी इन पर लिखी होती है, खुदी होती है। ये पत्थर के बने होते हैं और इन पर खुदाई करके जो है लिखी जाती है। इतिहास की बातें लिखी गई है, उनको पढ़ के फिर इतिहास में शामिल किया गया है, उसको जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद बारी आती है विष्णुगुप्त की, जो कि अंतिम शासक रहे। यानी इनके यहाँ तक आते आते जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन होने लगा था। अब ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पतन कैसे हुआ, कौन कौन से कारण रहे। अभी ये देखते हैं कि सबसे आखिर में जो शासक हुए वो हुए विष्णुगुप्त। इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के समय को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो इसी शासनकाल में प्राप्त हुई थी। ठीक है, हर साम्राज्य की तरह इस साम्राज्य का भी एक दिन पतन हुआ। इस साम्राज्य का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त का शासनकाल 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा, अर्थात केवल 10 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र थे। ऐसा नहीं है कि सभी इतिहासकार इसकी बात से सहमत हैं कि ये अंतिम शासक हुए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विष्णुगुप्त अंतिम शासक नहीं थे, इनकी जगह पर कोई और था। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रमाण मिलते हैं ज़्यादातर कि विष्णुगुप्त ही अंतिम शासक रहे, तो हम इनको ही मान करके चलेंगे और यही माननीय है। ठीक है, विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे और इनका 10 वर्षों तक इन्होंने शासन किया अपने साम्राज्य पर। इनके शासनकाल को गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आपसे 2 क्वेश्चन अराइज करेंगे हम, आपको उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखते हैं कितना आपने सीखा है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आपने कितना सीखा है। आपको इन दोनों का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, अब आप ये बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आया। और थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।